हैट का टेस्ट हो, गेट का टेस्ट हो, या हमारे पास जो है एफपीएससी के जो टेस्ट आते हैं उसमें जो है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज से रिलेटेड और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जो क्वेश्चन जो है सबसे ईजीएस्ट से हम स्टार्ट करेंगे और फिर जो है हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहले है वो है कि रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट टर्म। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 24:64 है। तो हमने इसकी लोवेस्ट टर्म में इसको रिड्यूस करना है। लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, जो हम एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। तो हम एक तरफ जो है 24 का एलसीएम निकालेंगे और एक तरफ जो है हम 64 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम 24 का एलसीएम निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हो गया हमारे पास 24 के सारे फैक्टर्स। फिर हम निकालते हैं 64 के फैक्टर्स। इसी तरह से हम एलसीएम निकालते हैं 64 का। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास हो गए 64 के फैक्टर्स। तो अब हम इन तमाम फैक्टर्स को जो है एक तरफ राइट डाउन कर देते हैं। तो इसमें जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हो गए? 2, जो दोनों में सेम है, एंड अगेन 2। अब जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो फैक्टर होता है हमारे पास जो हमारे पास दोनों जो नंबर दिए गए हैं उनके एलसीएम में जो फैक्टर सेम आया हुआ हो वो हम जो है एज अ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो हमारे पास 24 और 64 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2 × 2 × 2। तो हमारे पास ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 24 और 64 को जो है हम 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। फिर दूसरी तरफ हमारे पास आएगा 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। तो जो लोवेस्ट टर्म बन जाती है 24:64 की वो है हमारे पास 3:8। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने किस तरह से किसी भी रेशो या प्रोपोर्शन को जो है उसके लोवेस्ट टर्म में जो है कन्वर्ट करना है। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेशो। तो इसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया होगा, हम एग्जांपल लेते हैं 8 × 7 रेशियो 9 × 13। तो हमने इनको जो है रेशो में मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इनको डिवीजन फॉर्म में लिखना है। और जो है अगर इनकी कटिंग होती है इस डिवीजन फॉर्म में तो हम इनको कट करेंगे, अदरवाइज़ जो है हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल ऐसे लेंगे जिसमें हमें पहले कटिंग नहीं करनी और जो हम दूसरी एग्जांपल लेंगे उसमें जो है हम कटिंग करेंगे ताकि हमें दोनों चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हमारे पास क्या है 8 × 7 डिवाइडेड बाय 9 × 13। तो सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई किया और 56/117 आ गया। तो इसमें हमारे पास कटिंग नहीं हो रही थी। जबकि हम एक और एग्जांपल लेते हैं 4 × 3 रेशियो 5 × 8। तो जब हम इनको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो है 4 और 8 जो हैं आपस में कट हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और जो है हमारे पास 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 3 ज़ा 3 एंड 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ रेशो आ गया।
हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड, वो है हमारे पास फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द प्रोपोर्शन। इसमें जो है हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं वो ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होते हैं। तो हम जो है वर्ड प्रॉब्लम से पहले जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक तरफ है 2:7 और एक तरफ है हमारे पास क्वेश्चन मार्क एंड रेशो 49। तो हमने जो है ये जो क्वेश्चन मार्क हमें दिया हुआ है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जो है इसको लिखते हैं 2/7 इज इक्वल टू x/49। ये जो 49 है ये इक्वल के इस तरफ जो है डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू x। 7 1 7 7 49 एंड 2 7 14। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 14। तो ये हमारे पास हो गई मिसिंग टर्म। अब जो वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर आते हैं वो मिसिंग टर्म से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसमें जो है हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं कि हमारे पास जो केस गिवन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हमने जो है वर्ड प्रॉब्लम को सही तरह से पढ़ के इस चीज़ का एस्टिमेट करना होता है कि ये जो है हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन गिवन है या हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन गिवन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें जो केस गिवन होगा उसमें जो है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही होगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही होगी। जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जो है वो कम होगी, और वाइस वर्सा, मीन्स कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इनको प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड किया केस को तो जो है हमारा आंसर गलत आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो हम एग्जांपल लेंगे वो होगी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं या एक वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि इफ़ 20 men can prepare 10 office tables in a day, how many men are required to prepare 25 such office tables in a day? तो ये जो है हमारे पास एक केस हमारे पास आ गया कि अगर 20 आदमी जो हैं वो एक दिन में 10 ऑफिस की टेबल्स बना रहे हैं, तो उतनी ही हमें जो है अगर हमने वैसी ही 25 टेबल्स बनानी है तो हमें कितने आदमी चाहिए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर टेबल्स की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो हमें ज़्यादा आदमी ही चाहिए होंगे एक दिन में ही। तो इसमें जो है डे एक ही है, टेबल्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है, और ये जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर टेबल्स की अमाउंट इंक्रीज़ होगी पर डे पे बनाने के लिए तो हमारे पास जो है हमें वर्कर्स या मैन जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये हमारे पास जो है केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ओके, हमारे पास जो मैन है वो है हमारे पास 20 और एक दिन में वो 10 टेबल्स बना रहे हैं। फिर जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एक्स मैन, मीन्स जो हमें नहीं पता कि कितने मैन हमें चाहिए जो एक दिन में 25 टेबल्स बना सकें। तो अब हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने जो ऊपर केस बनाया है प्रॉब्लम को पढ़ के हम वर्ड टू वर्ड वैसे ही डिवीजन फॉर्म में इन रेशो को लिख देंगे। मीन्स एक तरफ हम लिखेंगे 20/x और दूसरी तरफ हम लिखेंगे 10/25। यहाँ पे हमारे पास जो है जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास जो है 25/10 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, और कटिंग के बाद जो है 25 2 x इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है
कि ये किस तरह से इन्वर्स हुआ, तो ये साइड पे मैं बता देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से इन्वर्स करते हैं। कि हमारे पास जो है, हमारे पास एक तरफ था 20/x और एक तरफ था 10/25। तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10x और 20/25 हो गया। तो ये जो 10x है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमने इस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो है आंसर, इस केस का जो आंसर है वो है हमारे पास 50। हमें 50 मैन रिक्वायर्ड्स हैं अगर हमने एक दिन में 25 टेबल्स बनानी है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की। तो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन की जो एग्जांपल है उसका जो केस है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ 20 men can construct housing unit in 60 days, how many men are required to construct such housing unit in 48 days? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 20 आदमी जो हैं एक हाउसिंग यूनिट बना रहे हैं 60 डेज़ में। तो हमें कितने आदमी चाहिए जो वही हाउसिंग यूनिट जो है वो 48 डेज़ में बना सकें। यहाँ पे हमारे पास जो है डेज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं, डेज़ कम हो रहे हैं, लेकिन जो हमें मैन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। किस तरह से कि अगर मैं इसको लिख के दिखाएं हम इसे मैथमेटिकली, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है मैन 20 हैं और डेज़ 60 हैं जो एक हाउसिंग यूनिट बना रहे थे। 20 आदमी 60 दिनों में एक हाउसिंग यूनिट बना रहे थे। अब हमारे पास जो है दिन जो है 48 हो गए हैं, जबकि हाउसिंग यूनिट या काम जो है वो उतना ही है। तो हमें जो है अगर दिन कम हो गए हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें जो है आदमी जो है काम के लिए वो ज़्यादा चाहिए होंगे उतने ही हाउसिंग यूनिट को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है कि दिन कम हो रहे हैं और आदमी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है 20/x वैसे ही लिख देंगे, जबकि जो डेज़ हैं वो हम जो हैं अब इन्वर्स करके लिखेंगे। मीन्स ऊपर हम 48 लिखेंगे और नीचे जो है हम 60 लिखेंगे इन्वर्स करके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 60/48 मल्टीप्लाई बाई 20। अब हम इसकी करते हैं कटिंग, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 0 वैसे ही आ गया। फिर हमारे पास जो है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 हो गया ये। और यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 5 ज़ा 10, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 0 वैसे ही आ गया। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। तो 5 5 ज़ा हमारे पास हो गया 25। ये हमारे पास होगी x की वैल्यू। हमें कितने मैन रिक्वायर्ड हैं, हमें जो है 25 मैन रिक्वायर्ड हैं जो 48 डेज़ में सेम हाउसिंग यूनिट बना सकें। तो ये हमारे पास हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो केसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे।